छात्रों नमस्कार। बोर्ड एग्जाम की तैयारी में प्रश्न 17वां लेके आए हैं हम। एक तरफ से चल रहे हैं, अलग अलग प्रश्नों को सॉल्व करते हुए। पुराने वीडियो देख लीजिए। अभी प्रश्न 17, ठीक है। सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि एक बाह्य बिंदु हो गया, कुछ भी नाम दे दो इसको, जैसे P हो गया। इस बाह्य बिंदु से एक वृत्त है वो केंद्र वाला, इस पर दो स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी खींची गई है? PA और PB वृत्त को स्पर्श कर रही है। आपको सिद्ध करना है कि PA जितनी लंबी है उतनी ही PB भी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लिखा हल। आपको क्या है? ज्ञात है। क्या ज्ञात है? आपके पास एक वृत्त तो है ना, O केंद्र वाले वृत्त में, O केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु कौन सा बिंदु? बाह्य बिंदु P से PA व PB दो स्पर्श रेखाएं हैं। क्या है भाई? दो स्पर्श रेखाएं हैं। यहाँ तक आगे बात समझ। PA और PB क्या है? दो स्पर्श रेखाएं हैं। आपको करना क्या है? सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है कि जितना लंबा आपका PA है उतना ही लंबा आपका PB भी है। PA और PB दोनों की लंबाई बराबर है। रचना की। इतने से काम नहीं बनेगा, इसलिए कुछ मेहनत हमको हमारे तरफ से करना पड़ेगा। और वो मेहनत क्या है? वो मेहनत है भैया, इसको मिलाया, O से A को मिलाया, O से B को मिलाया और O से ही P को भी मिलाया। इतनी मेहनत तो मेरे हिसाब से कर ही सकते हैं, ठीक है। रचना की, तो रचना में क्या किया? O से P A तथा B को मिला दिया। किससे मिलाया? O से। ऐसा मिला लेने से क्या हो जाएगा? मिलाने से ये हुआ कि आपको दो त्रिभुज प्राप्त हो गए। एक देखिए OAP ऊपर वाला त्रिभुज और एक OBP नीचे वाला त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुज को हम सर्वांग सम साबित करने की कोशिश करेंगे। अब त्रिभुज बोलो, POA ऊपर वाला POA व त्रिभुज POB में जिसका नाम पहले है उसकी भुजा या कोण पहले लिखेंगे, जिसका बाद में है उसका नाम बाद में। तो देख लो, इस त्रिभुज की ये भुजा इस त्रिभुज की ये भुजा के बराबर है। भाई देखो ना, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, एक ही वृत्त की त्रिज्या किधर भी खींचो बराबर रहती है। तो सबसे पहले इस त्रिभुज की भुजा OA बराबर है इस त्रिभुज की भुजा OB के। कारण क्या है भाई? एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की क्या है? ये त्रिज्याएं। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ गए। दूसरी चीज, यहाँ पर स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती, मतलब यहाँ भी 90, यहाँ भी 90। तो बोलो, कोण OAP बराबर कोण OBP, A पे और B पे 90-90 का बना। कारण क्या लिखा आपने भाई? OA लंब है AP पर और OB लंब है PB पर, ठीक। अगली चीज, ये भुजा आपको दोनों में दिख रही है। ये वाली देखो ना, OP ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी, तो वही लिया हमने। बोलो क्या हो गया? OP बराबर है OP के। कारण क्या है भैया? कैसी भुजा है? उभयनिष्ठ भुजा। कैसी भुजा? उभयनिष्ठ भुजा, ठीक। तो क्या कर दिया आपने? इस त्रिभुज की तीन चीजों के बराबर इसकी कौन कौन सी तीन चीजें? समकोण, कर्ण, भुजा बराबर है
समकोण कर्ण भुजा के। इसलिए त्रिभुज कौन सा, POA सर्वांग सम साबित हुआ त्रिभुज POB के। कौन सी अवधारणा से, बोलो, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता से। दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। सर्वांग सम आकृतियों की बची हुई आकृति अपने आप बराबर हो जाती, सबको मालूम है। मतलब इसको पलटा कि जब हम इस पे रखेंगे या इसको पलटा के इस पे रखेंगे तब क्या हो जाएगी आपकी संगत भुजा PA बराबर होगी PB के। भाई इसको ऐसा पलटाओ ना आप, ऐसा पलटेगा तो PA किस पे आएगा, PB पे आएगा। अतः करके आंसर लिख देंगे। तो अतः में आंसर क्या हो जाएगा, अतः किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, देख लेना, एग्जाम में पक्का समझो आप इसको, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलें। अगला प्रश्न देखो क्या है भाई। एक पासे को एक बार फेंका जाए, ठीक है। पासा सबको पता है, पासे में कितने भाग होते हैं, 6, ठीक है। 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, ऐसे। अरे आपने सांप सीढ़ी की गोटी देखी होगी, वही उसी को पासा मान लो, ठीक है। ठीक है, तो 6 भाग होते हैं, ज्ञात है। ज्ञात क्या है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तब कुल संभव परिणाम क्या क्या आ सकता है। तो बोलो, 1 आ सकता है, आगे बढ़े, 2 आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 आ सकता है, या 6 भी आ सकता है। इनमें से कुछ भी आ सकता है, आप कुछ पक्का नहीं कह सकते। पासे को फेंका, इनमें से कुछ भी आ सकता है। पहले परिणाम लिख लिए। अब कुल परिणामों की संख्या, इनको नाप लेंगे। 1 2 3 4 5 6, कुल परिणामों की संख्या कितनी हो गई, 6। अच्छे से आगे बात समझ, ठीक। अब अभाज्य संख्या वाले परिणाम, कौन से परिणाम, अभाज्य संख्या वाले परिणाम। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, आपको पहले तो ये पता होना। जब पहले ये पता रहेगा तब तो आप वहां लिख पाओगे। तो अभाज्य संख्या बोलो, ऐसी संख्या जिसमें किसी का भाग नहीं जाए, एक को और खुद को छोड़ के किसी का भाग नहीं जाए। तो भैया 1 से छोटी तो कोई संख्या है ही नहीं, तो 1 को अभाज्य मान नहीं सकते। अब आप 1 से वैसे छोटी संख्या ऋणात्मक है, लेकिन प्राकृत संख्या की बात है। बोलो कौन कौन से, 2 3 और 5 है। इसमें से अभाज्य कौन कौन सी है, 2 3 और 5। इनमें खुद के अलावा किसी का भाग नहीं जाता। तो बोलो कितने हो गए, 2, फिर बोलो क्या हो जाएगा, 3, फिर एक क्या हो जाएगी, 5। अभाज्य संख्याओं की संख्या, इनकी संख्या बोलो कितनी है, इनकी संख्या 1 2 3, नाप के आपने लिख दिया कितनी, 3। अब लगाऊंगा मैं सूत्र। अब बोलो, अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, क्या सूत्र बनेगा। आपने कभी टेस्ट दिया है ना, स्कूल में टेस्ट दिया है, तो आपको पता है जितने नंबर
का टेस्ट रहता है टोटल, वो हमेशा कहाँ लिखाता है, नीचे। कहाँ लिखाता है, नीचे। तो वो लिखा गया कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या बटे आपको जितने मिले, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। टेस्ट का ध्यान रखना, सूत्र नहीं भूलोगे, ठीक है। अनुकूल परिणाम कौन से हैं, ये वाले अनुकूल बोलते हैं जो घटना आपसे पूछी है, ठीक है। या इसी को आप बोल देना, क्या बोल देना यहां पर लिख के, अनुकूल परिणाम, ठीक। और एक चीज, आप अनुकूल और कुल वाला सूत्र नहीं लगा के ऐसा भी लिख दो कि कुल परिणाम जो है, ऊपर आप ये भी लिख सकते हो अभाज्य संख्या वाले परिणाम, कोई दिक्कत नहीं है। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं बोलो, 3। कुल परिणाम कितने हैं बोलो, 6। काटा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितनी हो गई प्रायिकता, 1/2। खत्म, इतना सरल सवाल। अगला प्रश्न, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, कैसा क्या है देख लीजिए। ये अर्धगोला हो गया, अर्धगोला, यहां तक का ये हो गया बेटा अर्धगोला, क्लियर। इसके ऊपर एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, मतलब ये देखो अर्धगोले की त्रिज्या भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। नीचे से ये अर्धगोले की त्रिज्या, ऊपर से ये शंकु की त्रिज्या भी है। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई इसको बोलते हैं, ये भी कितनी है, 1, ठीक। शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, तो त्रिज्या 1 है तो ऊंचाई भी 1। ठोस का आयतन पाई के पदों में व्यक्त करें। कहने का मतलब है पाई का मान आपको रखना नहीं है, ठीक है। अब देख लें, ज्ञात है ठोस नीचे से कैसा है, अर्धगोलाकार है। ठोस नीचे से अर्धगोलाकार है तथा ऊपर से शंक्वाकार है। नीचे से कैसा है, अर्धगोलाकार है तथा ऊपर से शंक्वाकार है। जिनकी त्रिज्याएं कितनी है बोलो, बराबरी से 1 सेंटीमीटर एवं शंकु की ऊंचाई h बराबरी से वो भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। अब लगा दे सूत्र। अब ठोस का कुल आयतन, क्या सूत्र बनेगा, नीचे बनेगा अर्धगोले का आयतन नीचे से निकाल लो, प्लस उसमें ऊपर वाला किसका आयतन जोड़ दो, शंकु का आयतन, ठीक है। किसका आयतन जोड़ दो, शंकु का आयतन। अर्धगोले के आयतन का सूत्र क्या होता है बोलो, अर्धगोला 2/3 पाई r का घन, ठीक। शंकु के आयतन का सूत्र 1/3 पाई r वर्ग h, किसी को कोई दिक्कत नहीं। 2/3 आपका जैसे का वैसा, पाई आपका जैसे का वैसा, ये यहीं पर पाई को ले लो कॉमन, क्योंकि पाई का मान तो रखने का उन्होंने बोले ही नहीं है, पाई के पदों में व्यक्त कीजिए, तो पाई आपने ले लिया कॉमन, पाई आ गया बाहर, 2/3 बचा। आर कितना है, तो दोनों की त्रिज्या एक ही है, तो 1 का घन धन 1/3 जैसे का वैसा, पाई आ गया बाहर। आर का वर्ग मतलब 1 का वर्ग, एच मतलब भी 1, ठीक। पाई जैसे का वैसा। अब बोलो गुणित में 2/3 जैसे का वैसा, 1 का घन किया तो कितना आया बोलो, 1 का घन 1 एकम 1, 1 एकम 1, उस 1 का गुना 2 में तो 2 जैसे का वैसा। यहां पर देखो 1 का वर्ग 1 एकम 1, उसका गुना 1 में 1, उस 1 का गुना इस 1 में तो भी 1, 1 का गुना 1 में कितने भी बार कर दो 1 ही आएगा। अगली स्टेप, पाई जैसे का वैसा, 2/3 1/3 के बीच धन का चिन्ह लघुत्तम लिया, आया कितना 3, ऊपर का आया 2 धन 1, ठीक है ना। तो अगली स्टेप में देखो पाई 2 और 1 3/3
3 से 3 कट गया, क्या बचा आपका पाई सेंटीमीटर घन। ये आ गया आपका क्या आयतन ठोस का। ठीक है, अभी एक और प्रश्न है इस वीडियो में। ठीक है, देख लीजिए क्या है प्रश्न। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P जिसके निर्देशांक 2, ऋण 3 और Q 10, y के बीच की दूरी कितनी है। 10 मात्रक है। कितने मात्रक है? 10 मात्रक है। ठीक है, तो y इसमें अज्ञात है ना, y आपको ज्ञात करना है। अब जबकि बिंदु P तथा Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। कितने मात्रक है? 10 मात्रक है। इसीलिए क्या हो जाएगा बोलो, इसलिए बोलो आप लोगे P और Q लोगे ना, P और Q के निर्देशांक, इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 10। ठीक है, अगले स्टेप में क्या हो जाएगा बोलो, वर्ग करने पर करो PQ का वर्ग, ठीक, बराबरी से 10 का वर्ग। यहीं पे निपटा दिया, वर्ग यहीं पे कर दिया। अब आपको पता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए आप क्या करते हो, अब ये सूत्र लगाते हो ना भाई, x2 माइनस x1 लगाते हो और y2 माइनस y1। अरे लगता है कि नहीं? अच्छे से ध्यान है सबको? ठीक, इसका वर्ग है। क्या है? इसका वर्ग। क्लियर? तो यहां पर देख लो आपका क्या हो जाएगा बोलो, x2 देखो x1 x2 y1 y2, ये हो गया x2। तो बोलो x2 यानी बोल दो ना क्या हो जाएगा, 10 ऋण x1 2 पूरे का वर्ग धन, ये सूत्र है। y2 बोलिए कितना है आपके पास, y2 है आपके पास y ऋण 3 है, इसलिए ये कोष्टक अब आपको दूसरा लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? दूसरा। ठीक है, तो ऋण 3 पूरे का वर्ग बराबरी से 10 का वर्ग 100। ठीक है, अगले स्टेप में देखिए, 10 में से 2 गया, कितना बचा बोलो, 8। 10 में से 2 गया, 8 का वर्ग। यहां पर देखो क्या होगा, ऋण और ऋण का क्या हो जाएगा बेटा, धन। ये वर्ग तो बाहर है, ऋण और ऋण का धन, y धन 3 पूरे का वर्ग बराबरी से 10 दाहे 100। 8 8 64, y धन 3 पूरे का वर्ग बराबरी से 100। 64 का कर दो पक्षांतर, तो क्या हो जाएगा बोलो, y धन 3 पूरे का वर्ग बराबरी से 100 ऋण 64। ठीक है, y धन 3 पूरे का वर्ग, 64 गया 100 में से तो बचा कितना, 36, वर्ग की लग गई इस पे करनी, तो करनी 36। ठीक है, करनी 36, तो y धन 3 36 किसका है बोलो, 6 का वर्ग, वर्ग से करनी कट गई। तो अगले स्टेप में बोलो क्या आ गया आपका, y धन 3 बराबरी से करनी के मान धन ऋण दोनों 6 होंगे। ठीक है, 3 का कर दो पक्षांतर, तो पहले धन लिया आपने, कौन सा लिया, धन, तो बोलो धन 6 ऋण 3, तो y का एक मान क्या आ गया, 6 में से 3 गया 3, तथा अब ले लो इसके साथ ऋण 6 और ऋण 3, तो दूसरा मान क्या आ जाएगा y का मान आ जाएगा ऋण 9। अतः y बराबरी से 3 या ऋण 9 होगा। चलिए, धन्यवाद।